Hello everyone, myself Dr. Manju Meena, Assistant Professor in Chemistry from Government College कोटा। आज हम स्टीरियो केमिस्ट्री में दो असमान स्टीरियोजेनिक केंद्र वाले यौगिक अर्थात विवरिम समावयवियों एवं एसिमेट्रिक सिंथेसिस के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि जिस कंपाउंड के अंदर दो असमान स्टीरियोजेनिक केंद्र उपस्थित हो अर्थात वे विवरिम समावयवी कहलाते हैं। और विवरिम समावयवी कौन कौन से बनते हैं? उसके थ्रियो एवं एरिथ्रो समावयवी बनते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें दो स्टीरियोजेनिक सेंटर होते हैं जो कि एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते अर्थात अप्रतिबिंबी त्रिबिंब समावयवता इनमें पाई जाती है। अब जैसे यहाँ देखें कि वे प्रकाशिक समावयवी जो कि परस्पर एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है वो क्या कहलाते हैं? विवरिम समावयवी या डाइस्टीरियोमर्स। और इस प्रकार के अप्रतिबिंब रूपी प्रकाशिक समावयवों के संबंध को विवरिम समावयवता या डाइस्टीरियोमेरिज्म कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था जिसके अंदर दो स्टीरियोजेनिक सेंटर और भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी समूह के द्वारा वो जुड़ा हो तो वो चार प्रकार की संरचना दिखाता है, लेकिन यहाँ दो असमान स्टीरियोजेनिक सेंटर है तो ये भी चार प्रतिबिंब रूपों के अंतर्गत पाया जाते हैं, जिनमें चारों प्रतिबिंब में से दो प्रतिबिंब रूप के जोड़े हैं ध्रुवण घूर्णक समावयवी के रूप में पाए जाते हैं। ये कंपाउंड है 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेनिक अम्ल। अब इसमें हम देखें कि ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं और इधर थर्ड और फोर्थ भी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, लेकिन विवरिम समावयवी ये नहीं है। विवरिम समावयवी कौन कौन से हैं? फर्स्ट और थर्ड है विवरिम समावयवी और सेकंड और फोर्थ वाला रूप विवरिम समावयवी दिखाता है। अर्थात फर्स्ट व थर्ड के और सेकंड फोर्थ प्रकाशिक गुण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। अतः ऐसे यौगिकों के युग्म को हम क्या कहते हैं? विवरिम समावयवी कहते हैं। प्रतिबिंब रूपों के जिनके की भौतिक व रासायनिक गुण समान होते हैं तथा प्रकाशिक गुण समान व विपरीत होते हैं, किंतु विवरिम समावयव में क्या हो रहता है? भौतिक व रासायनिक गुणों में भी अंतर होता है और प्रकाशिक गुण भी भिन्न भिन्न होता है। इन प्रतिबिंब रूपों में दोनों कार्बन परमाणुओं के दो दो समान समूह है जबकि तीसरा समूह भिन्न प्रकृति का है। ऐसे प्रतिबिंब रूपों के जिस जोड़े में समान समूह एक ओर स्थित हो, जैसे कि हम यहाँ देखें समान समूह एक तरफ स्थित हो तो उसे हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोपेयर। जबकि वह जोड़ा जिसमें समान समूह विपरीत दिशा में उसको हम थ्रियोपेयर कहते हैं। ये टेट्रोज एरिथ्रोज व थ्रियो से विपरीत नाम है। उदाहरण के लिए हम देखें 3-क्लोरोब्यूटेनोल। अब यहाँ हम देखें इस वाले स्टीरियोजेनिक सेंटर में HCl में Cl इधर है और इधर OH अर्थात ये दोनों एक तरफ हैं और इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है उसमें भी दोनों एक तरफ है। तो ये दोनों कौन से रूप हो गए? एरिथ्रो प्रतिबिंब रूप। यहाँ हम देखें थ्रियो में कि जो ये दोनों समूह है H और CH, यहाँ पर H और Cl है और इधर की तरफ भी HCl है, लेकिन इधर की तरफ तो H है और इधर OH है अर्थात ये दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। इसी कारण से ये कौन से रूप कहला रहे हैं? थ्रियो रूप कहलाते हैं। यदि किसी यौगिक में विभिन्न असममित कार्बन परमाणुओं की संख्या n हो तो उसके कुल ध्रुवण घूर्णक अर्थात ऑप्टिकल एक्टिव रूपों की संख्या कितनी होगी? 2n होगी। और यह सूत्र क्या कहलाता है? वान टॉफ सूत्र कहलाता है। जैसे कि हम यहाँ देखें कि यहाँ असममित कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है? 2 है। अतः ध्रुवण घूर्णकों रूपों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2² बराबर 4। यह नियम तब लागू नहीं होता जबकि दोनों असममित कार्बन परमाणु समान हो, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था टार्टरिक एसिड। इस प्रकार कुल मिलाकर ऐसे यौगिक 6 रूपों में पाया जाता है। 4 उसके ध्रुवण घूर्णक रूप और 2 उसके एरिथ्रो एवं थ्रियो रैसिमिक मिश्रण जो कि ध्रुवण अघूर्णक होते हैं। ज्यामितीय समावयवों का नामकरण भी विवरिम समावयव के रूप में ही किया गया है। आधुनिक परिभाषा के अनुसार उन त्रिबिंब समावयवियों को विवरिम समावयवी कहा जाता है जो कि परस्पर प्रतिबिंब रूप नहीं है।
अब हम देखेंगे एसिमेट्रिक सिंथेसिस या असम्मित संश्लेषण क्या होता है। किसी यौगिक से एक असम्मित यौगिक अर्थात एक ध्रुवण अघूर्णक यौगिक से ध्रुवण घूर्णक यौगिक का संश्लेषण क्या कहलाता है? असम्मित संश्लेषण कहलाता है। चूँकि सम्मित से असम्मित अणु का संश्लेषण होता है, अतः कैपिटल डी व कैपिटल एल दोनों विन्यासों की बनने की बराबर संभावना रहती है। यही कारण है कि असम्मित संश्लेषण में सदैव ही रैसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है, जो कि हम दो प्रकार की अभिक्रियाओं से प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट है इसकी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रोपियोनिक अम्ल का यदि हम ब्रोमोनीकरण करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है अल्फा ब्रोमोप्रोपियोनिक एसिड। यहाँ देखिए ये प्रोकिरेल केंद्र है अर्थात ये सम्मित केंद्र है। अब यदि हम Br2 से क्रिया करवाते हैं तो यहाँ से HBr निकल जाता है और यहाँ पर क्या जुड़ जाता है? दूसरा Br, जो कि प्लस माइनस अर्थात दक्षिण ध्रुवण घूर्णक एवं वाम ध्रुवण घूर्णकों का मिश्रण प्राप्त होता है, अल्फा ब्रोमोप्रोपियोनिक अम्ल। प्रोपियोनिक अम्ल दूसरा है योगात्मक अभिक्रियाओं के द्वारा भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। कई योगात्मक अभिक्रियाएं ध्रुवण घूर्णक यौगिकों का संश्लेषण में प्रयुक्त होती है। जैसे सर्वप्रथम हम देखें एल्डिहाइड HCN से नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया द्वारा साइनोहाइड्रिन बनाते हैं, जो कि जल अपघटित होकर असम्मित अम्ल का संश्लेषण करते हैं। यह एसिटाल्डिहाइड, इसकी जब हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया करते हैं तो यहाँ H जुड़ जाएगा और यहाँ पर CN, तो क्या बनता है? साइनोहाइड्रिन। अब इसका हम जल अपघटन करवाएं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये लैक्टिक अम्ल। इस प्रकार से एक सीमित से क्या बनाते हैं हम? असम्मित कार्बन वाला। दूसरा है कुछ कीटोन अपचयन द्वारा ध्रुवण घूर्णक यौगिक बनाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पायरुविक अम्ल का यदि हम अपचयन करें तो लैक्टिक अम्ल का रैसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। इन योगात्मक अभिक्रियाओं में द्विबंधित कार्बन परमाणु sp2 संकृत कार्बन परमाणु किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एक संतृप्त sp3 संकृत कार्बन परमाणु में परिवर्तित होता है। sp2 कार्बन परमाणु समतलीय होता है, अतः अभिकर्मक के द्वारा अणु के दोनों ओर आक्रमण करने की क्या होती है? बराबर संभावना रहती है। अतः यहाँ पर D व L दोनों विन्यासों के अणु बराबर मात्रा में बन जाते हैं और एक रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। इस रेसिमिक मिश्रण के वियोजन से हम इच्छित समायोजन को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कुछ अभिक्रियाओं में किसी ध्रुवण घूर्णक यौगिक के एसिमेट्रिक प्रभाव द्वारा हम ऐसा मिश्रण प्राप्त करते हैं जिसमें कि एक प्रतिबिंब रूप दूसरे की अपेक्षा अधिक बनता है। जैसे ही हम देखें पायरुविक अम्ल है CH3 C डबल बॉन्ड O COOH, इसकी क्रिया किससे कराएं? ROH मैंथल माइनस मैंथल से अर्थात वाम ध्रुवण घूर्णक से, तो क्या बनेगा? वही माइनस वाला ही बनेगा और मैथिल पायरुवेट अर्थात एस्टर। अब इसका अपचयन करेंगे तो क्या बनेगा? माइनस मैंथिल लैक्टेट और इधर की तरफ क्या बनेगा? माइनस मैंथिल प्लस लैक्टेट। अर्थात इसके अंदर जो D की मात्रा है लैक्टिक अम्ल की वो तो कम में बनती है, जबकि L वाली जिसमें OH लेफ्ट साइड होता है वो क्या बनती है? अधिक मात्रा में बनता है। इसी प्रकार से हम बेंजल्डिहाइड से मैंडलिक अम्ल का निर्माण अर्थात प्लस वाले का कुनीन की उपस्थिति में करवाया जाए तो प्लस मैंडलिक अम्ल की अधिक मात्रा बनती है, और यदि माइनस कुनीन की उपस्थिति में करवाया जाए तो माइनस मैंडलिक अम्ल अधिक बनता है। यहाँ बेंजल्डिहाइड है, इसकी हम हाइड्रोजन साइनाइड्स के साथ क्रिया करते हैं कुनीन की उपस्थिति में, और इधर है माइनस वाला तो ये OH और इधर CN जुड़ जाएगा। फिर जल अपघटन करवाएंगे तो ये अम्ल में मैंडलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें कि 48% तो D वाला रूप बनता है और 51.5% कौन सा रूप बनता है? L। इसी प्रकार से यदि हम प्लस कुनीन की प्रेजेंस में करवाएं तो ये प्राप्त होगा, और इसका जल अपघटन करने पे क्या मिलता है हमें? मैंडलिक अम्ल, जिसमें कि 54.7% तो D वाला मैंडलिक अम्ल बनता है और 45.3% क्या बनता है? L वाला। अर्थात जब प्लस वाले कुनीन की प्रेजेंस में या दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कुनीन की प्रेजेंस में क्रिया करवाते हैं तो D रूप ज़्यादा बनता है, जबकि वाम ध्रुवण घूर्णक
की प्रेजेंस में करवाते हैं तो कौन सा रूप ज़्यादा बनता है, एल वाला रूप ज़्यादा बनता है। तो इस प्रकार से हम एसिमेट्रिक सिंथेसिस के द्वारा विभिन्न प्रतिबिंब समावयवों को प्राप्त कर सकते हैं। हम नेक्स्ट देखेंगे प्रतिबिंब रूपों का वियोजन। जो एसिमेट्रिक सिंथेसिस के द्वारा रेसिमिक मिश्रण प्राप्त हो रहा है उसमें से हम उनको कैसे रिजोल्यूशन करेंगे अर्थात उनका किस प्रकार से वियोजन करेंगे वो देखेंगे अब। तो अधिकांश अभिक्रियाओं में ध्रुवण घूर्णक यौगिक रेसिमिक मिश्रण के रूप में ही प्राप्त होते हैं। इन रेसिमिक मिश्रणों में से प्लस अर्थात डेक्स्ट्रोरोटेटरी व माइनस लीवो रोटेटरी रूपों को पृथक करने की क्रिया उसका क्या कहलाती है, वियोजन या रिजोल्यूशन। चूँकि प्रतिबिंब रूपों के समस्त भौतिक एवं रासायनिक गुण कैसे होते हैं, समान होते हैं, अतः ध्रुवण घूर्णक यौगिकों को सामान्य पृथक्करण की विधियों जैसे कि प्रभाजी आसवन है, प्रभाजी क्रिस्टलन आदि के द्वारा हम पृथक नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें कुछ विशिष्ट विधियों के द्वारा पृथक करते हैं। अब सबसे पहली विधि हम देखेंगे यांत्रिक पृथक्करण या मैकेनिकल सेपरेशन। रेसिमिक मिश्रण के वियोजन की यह सबसे पुरानी विधि है और बहुत अधिक समय लेने वाली है। आजकल यह विधि बिल्कुल भी प्रचलन में नहीं है। यह विधि किस तथ्य पर आधारित है कि प्रतिबिंब रूपों के यौगिकों के क्रिस्टल समान आकृति के नहीं होते हैं, वरन वे भी एक दूसरे के प्रतिबिंब रूपी होती हैं। अतः इन्हें प्रबल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से चिमटी द्वारा चुन चुनकर इनको पृथक किया जा सकता है। सर्वप्रथम 1848 में पोस्चर ने इस विधि द्वारा सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का वियोजन किया था। सेकंड मेथड हम देखेंगे बायोकेमिकल मेथड। इस विधि का सर्वप्रथम पास्चर ने 1858 में उपयोग किया था। यह विधि किस तथ्य पर आधारित है कि सूक्ष्म जीव जैसे कि यीस्ट, कवक, बैक्टीरिया आदि रेसिमिक मिश्रण में से एक रूप को शीघ्रता से नष्ट कर देते हैं, जबकि दूसरा अप्रभावित रहता है जिसे कि हम पृथक कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जब पेनिसिलियम ग्लोकम नामक कवक को अमोनियम टाइट्रेट के रेसिमिक मिश्रण में पनपने दिया जाता है तो वह डी अमोनियम टाइट्रेट को नष्ट कर देता है और विलयन में केवल एल अमोनियम टाइट्रेट रह जाता है जिसे कि हम क्रिस्टलन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। कमियां क्या है इस मेथड की? इस विधि के लिए उपयुक्त बैक्टीरिया का चयन करना अत्यंत ही कठिन कार्य है। बैक्टीरिया अति तनु विलयन में ही पनपते हैं, अतः तनु विलयन से पदार्थ की प्राप्ति में अधिक समय लगता है। चूँकि एक समावयवी तो बैक्टीरिया न खाकर ही नष्ट कर देते हैं और हमें केवल एक ही रूप प्राप्त होता है, अर्थात ये विधि महंगी पड़ती है। एमिनो अम्लों के पृथक्करण के लिए यह विधि पर्याप्त उपयोग में लाई जाती है। सर्वप्रथम एमिनो अम्लों के रेसिमिक मिश्रण का एसिटिलीकरण करते हैं और इन एसिटिल व्युत्पन्नों को यदि हम यीस्ट के साथ रखें तो एंजाइम एमाइलेज एक विशिष्ट उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। यह एंजाइम एल एसिटिल व्युत्पन्न अर्थात एमाइड को तो जल अपघटित कर देता है, लेकिन डी व्युत्पन्न इसका अप्रभावित रहते हैं। इसे पृथक करके सामान्य जल अपघटन के द्वारा हम डी एमिनो अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये है डी और एल एमिनो एसिड। इसकी जब एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करवाते हैं तो ये डी एल एसिटिल एमिनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसकी एंजाइम एमाइलेज के साथ क्रिया करवाएं तो ये एल एमिनो अम्ल में और डी एसिटिक एमिनो अम्ल में कन्वर्ट रहता है। फिर डी एसिटिल एमिनो अम्ल का आगे और जल अपघटन करवाए तो हमें डी एमिनो अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम एमिनो अम्ल के रेसिमिक मिश्रण में से डी रूप व एल रूप को पृथक कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड देखेंगे इसका रासायनिक विधि, केमिकल मेथड। वियोजन की यह सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसका उपयोग भी सर्वप्रथम पोस्चर ने 1858 में किया था। इस विधि को सामान्यतः ध्रुवण घूर्णक अम्लों अथवा क्षारकों के वियोजन के लिए प्रयुक्त करते हैं। यदि रेसिमिक मिश्रण कैसा होता है, अम्लीय, तो इसे ध्रुवण घूर्णक क्षारक के साथ और यदि क्षार है तो ध्रुवण घूर्णक अम्ल के साथ क्रिया करवाकर विभिन्न समावयवी लवणों में परिवर्तित कर लिया जाता है, जिनकी की विलेयता भिन्न भिन्न होती है और उसे हम प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा पृथक कर लेते हैं। इस विधि को हम क्या बोलते हैं? लवण निर्माण विधि या साल्ट फॉर्मेशन
मेथड भी कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ देखिए डी एसिड और एल अम्ल का क्या होता है, रेसिमिक मिश्रण। तो इसको डी क्षारक के साथ क्रिया कराएं तो डी अम्ल व डी क्षारक लवण फर्स्ट के रूप में और डी अम्ल व डी क्षार लवण सेकंड। इसी प्रकार से डी अम्ल है और एल अम्ल रेसिमिक मिश्रण में और इसको एल क्षारक के प्रेजेंस में करवाएं तो यहाँ डी अम्ल और एल क्षारक, यहाँ एल अम्ल और एल क्षारक। इस प्रकार से लवण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इस प्रकार से हम बना सकते हैं। अब लवण फर्स्ट व लवण सेकंड अथवा लवण थर्ड व फोर्थ परस्पर क्या होते हैं, विवृम समावयवी होते हैं, अतः इनकी विलेयता भी भिन्न भिन्न होती है और प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा इन्हें पृथक किया जा सकता है। इस प्रकार पृथक हुए लवणों का जल अपघटन यदि हम कराएं तो मुक्त अम्ल प्राप्त होते हैं। जैसे कि लवण फर्स्ट है, उसका जल अपघटन कराएं तो डी अम्ल और डी क्षारक प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार यदि रेसिमिक मिश्रण क्षारीय है तो उसे ध्रुवण घूर्णक अम्ल के साथ क्रिया कर वाकर लवणों में परिवर्तित कर देते हैं, जिन्हें कि हम प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा पृथक करके फिर से जल अपघटित कर देते हैं। इस प्रकार दोनों रूप शुद्ध अवस्था में पृथक हो जाते हैं। लवण बनाने के लिए हम जिन ध्रुवण घूर्णक क्षारों का उपयोग किया जाता है उनमें मुख्यतः एल्केलॉइड जैसे कि मॉर्फिन, क्विनीन, स्ट्रक्नीन आदि, और जिन ध्रुवण घूर्णक अम्लों का उपयोग होता है उनमें से मुख्य रूप से हैं टार्टरिक अम्ल, कैम्फर सल्फोनिक अम्ल आदि। अम्लों एवं क्षारकों के अतिरिक्त इस विधि का उपयोग एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन आदि के वियोजन में भी किया जाता है। एल्कोहलों को हम थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिकृत करके थैलिक एस्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसका कि फिर आगे हम क्या करते हैं, प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा उन्हें पृथक पृथक करके फिर जल अपघटन द्वारा हम मुक्त डी व एल एल्कोहलों में परिवर्तित कर लिया जाता है। जैसे कि हम यहाँ देखिए ये एनहाइड्राइड, इसको आरओएच के साथ क्रिया करें रेसिमिक में तो इस प्रकार से इसका जल अपघटन के द्वारा हमें एसिड मिल जाता है। अब डी व एल के साथ एस्टर का फिर क्या करवाएंगे, इसका आगे जल अपघटन, और जल अपघटन होकर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार से यदि रेसिमिक मिश्रण के अवयवों में एल्डिहाइड अथवा कीटोनिक समूह हो तो उसे हम हाइड्रोजन के साथ अभिकृत करके हाइड्रोजोन बना लेते हैं, जिनका कि प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा पृथकीकरण करके जल अपघटन करवा दिया जाता है, जिससे डी व एल कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं। ये रेसिमिक मिश्रण किसका, कीटोनिक समूह का, जिसकी किससे क्रिया करवाएं, हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन बन जाता है। फिर इस हाइड्रोजन डी व एल वाले हाइड्रोजन का यदि हम जल अपघटन कराएं तो डी से डी कार्बोनिल यौगिक और एल से एल कार्बोनिल यौगिक प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम रासायनिक विधि के द्वारा विभिन्न समावयवों को पृथक कर सकते हैं। फोर्थ मेथड है इसका स्तंभ वर्ण लेखी या क्रोमेटोग्राफिक मेथड। तो यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि कुछ अधिशोषक अर्थात एडजोर्बेंट आदि में यदि रेसिमिक मिश्रण का विलयन डाला जाए तो एक प्रतिबिंब रूप की तुलना में अधिक तीव्रता से अधिशोषित हो जाता है। एक स्तंभ में अधिशोषक पदार्थ भरकर ऊपर से क्या डालते हैं, रेसिमिक मिश्रण का विलयन डालते हैं। तीव्रता से अधिशोषित होने वाला रूप स्तंभ में ऊपर की तरफ ही अधिशोषित हो जाएगा, जबकि दूसरा शीघ्रता से नीचे की ओर आ जाता है। निक्षालक की सहायता से दोनों रूपों को हम पृथक पृथक विलयन के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। सर्वप्रथम हेंडरसन रूल ने 1939 में इस विधि का उपयोग कैम्फर व्युत्पन्न के वियोजन में किया था। अधिशोषक के रूप में उन्होंने डी लैक्टोस लिया था। यह आधुनिक विधि अब बहुत अधिक प्रचलन में है क्योंकि इसमें आसानी से हम दो विवृम समावयवों को पृथक कर सकते हैं। थैंक यू।